हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग हिंदी बुक के चैप्टर जो हमारा पहला चैप्टर था श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके सारी सब्जेक्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। इससे पिछले वाली वीडियो में आप लोग श्रम विभाजन जाति प्रथा की पूरी स्टोरी और लेखक परिचय को देखिएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी इसके पिछले वाली वीडियो में करवाए थे। अब जो सारी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है वो सारी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा श्रम विभाजन जाति प्रथा का पहला प्रश्न है बुक का। चलिए, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? चलिए देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। तो लेखक जाति प्रथा, जातिवाद को ही सबसे बड़ा विडंबना मानते हैं, इसी की बात करते हैं। इसके स्वरूप में क्या बोलते हैं हम लोग देखेंगे। चलिए, लेखक उस विडंबना की बात करते हैं जो आधुनिक युग में जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। विडंबना का स्वरूप पूछा है तो क्या बताएंगे कि विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए, ऐसा सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम। बिल्कुल, सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो किसी का पोषक होगा तो उसके पक्ष में ही अच्छा तर्क देगा। चलिए देखते हैं जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। चलिए, जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें क्या कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक का क्या आपत्तियां हैं। देखते हैं हम लोग प्रमुख आपत्तियों को क्या है। पहला क्वेश्चन में देखेंगे आंसर में कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों को भी विभाजन करता है, यानी लोगों को भी बांटता है। अब देखेंगे आगे कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों का विभाजन सही विभाजन नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है। अगला क्वेश्चन मेरा 4 नंबर क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। चलिए देखते हैं हम लोग क्यों नहीं कही जा सकती है। तो भारत की जाति प्रथा की एक और विशेष यह है, ठीक है, एक और विशेष यह है क्या बताया है कि यह क्या है कि यह श्रमिकों यानी कि जो मजदूर होते हैं श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से ऊंच नीच को दर्शाता है। ऐसा काम ऊंच नीच को दर्शाता है। वास्तविक बात है कि श्रम विभाजन क्या करता है, ऊंच नीच को दर्शाता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी है। वास्तविक बात है कि जाति प्रथा मतलब कि भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण कैसे बनी है। तो हम लोग बता सकते हैं कि वास्तविक में अगर हम लोग अगर क्वेश्चन को ना देखते हुए ऐसे बताएं तो क्या बता सकते हैं हम लोग कि वास्तव में क्या होता है कि अगर कोई जाति कोई लोग अगर किसी जाति का है तो उसके जाति प्रथा के अकॉर्डिंग से श्रम विभाजन के अकॉर्डिंग से क्या करना पड़ेगा, उसको उसी जाति का कार्य करना पड़ेगा। क्या ये संभव है? ये सही है। चलिए लिखते हैं हम लोग, देखते हैं प्रत्यक्ष कारण कैसे है उसको देखते हैं हम लोग कि भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती है जो कि उसके पूर्वज नहीं किया हो। अर्थात कि अगर आप बढ़ई हैं तो आपके पूर्वज बढ़ई वाला काम करते होंगे तो आपको बढ़ई करना पड़ेगा बढ़ई का काम ही। चलिए लोग क्या बताए थे, भारत में जाति प्रथा में क्या था, भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती है जो उनके पूर्वज नहीं किया करते थे। लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, जिससे के कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना है। बता सकते हैं ना हम लोग कि पूर्वज क्या करते थे, जो पूर्वज आपके करते थे वही काम आपको करना पड़ेगा। किसमें? जाति प्रथा में, श्रम विभाजन के अकॉर्डिंग से। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यही है बेरोजगारी का प्रमुख कारण इस चैप्टर के अकॉर्डिंग से। चलिए आगे देखेंगे हम लोग कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों। तो गरीबी और उत्पीड़न से सबसे बड़ा समस्या किसको मानता है, तो जाति प्रथा को मानता है। तो हम लोग इसको बताएंगे, कैसे लिखेंगे कि लेखक गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा लोगों का उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देता है। अगर जाति प्रथा से आप बंधे हुए हैं तो आपको कुछ ऐसे काम करने होंगे जो कि आपके पूर्वज किया करते थे।
ऐसा करना पड़ता है। इसलिए मतलब कि ये बेरोजगारी का क्या कहेंगे इसको, ये उद्योग और गरीबी क्या बोला है, गरीबी और उत्पीड़न काफ़ी से भी बड़ी समस्या है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं को जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। इस पाठ में लिखेंगे हम लोग कि इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया है, जिसमें आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख है। आर्थिक को बताया था और क्या बताया, रचनात्मक पहलू को क्या बताया था कि हानिकारक पहलू है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक किन विशेषताओं को आवश्यक मानता है। तो हम लोग बता सकते हैं कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लोगों के बीच ऐसे भाईचारा होना चाहिए जैसे कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए। वह तब जाकर क्या होगा, अपने देश में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। चलिए देखते हैं हम लोग आंसर को। लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारे को आवश्यक माना है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहीं पर रहेंगे और इतना क्वेश्चन, इससे बाहर आपके एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएगा। और इतना ही इस वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।